गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्याकरण क्लासेज नीम कथा नाम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 24 मानव में मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ वुमन। तो इसमें पिछली बार हमने पढ़ा था मानव के हार्ट के आंतरिक संरचना। मानव के हार्ट की आंतरिक संरचना इसमें पढ़ा था कि मानव का जो हार्ट होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। इस प्रकार से ये 4 कोष्ठीय होता है। इधर वाले को हम बोलते हैं दयालिंद और इधर वाले को बोलेंगे बाया आलिंद। बाया आलिंद। इसके बाद नीचे के साइड के जो है, नीचे की साइड में इनको बोलते हैं दयानिलय और बायानिलय। बायानिलय। राइट एरिकल इसको बोलेंगे राइट एरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से 4 कोष्ठ में बटा होता है। बीच में जो भाग आपके सामने होता है ये जो नीले में समा जाता है, दाएं नीले में, इस भाग को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। कोरोनरी सर्कस, ठीक है। इसके बाद में जो आलिंद है, आलिंद की तुलना में नीले की दीवार मोटी होती है, यानी आलिंद की दीवार पतली होती है जबकि नीले की दीवार मोटी होती है। फिर उसके बाद में है कि दाएं नीले की तुलना में बाएं नीले की दीवार 2 या 3 गुना मोटी होती है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। ये ऊपर की साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा सकते हैं। ऊपर की साइड में जो दे रखा है इस प्रकार से, ये देखिए इस टाइप से, ये तो ये है महाधमनी। महाधमनी अरोटा। इसके बाद में इस साइड में है, इनको बोलते हैं दाईं उपसीय सिरा। दाईं धमनी इसी प्रकार से इस साइड में है।
तो ये भी हुए हैं बाई फुफ्फुसीय सिरा व बाई फुफ्फुसीय धमनी, ये है। इसके बाद में नीचे की साइड में देखेंगे अपन इस टाइप से, नीचे की साइड में है ये, इनको बोलते हैं निम्न महाशिरा। क्या बोलते हैं इनको? निम्न महाशिरा। ऊर्ध्व महाशिरा। तो देखिए हार्ट की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा था कि मानव का हार्ट 4 कोष्ठीय या चैम्बर युक्त होता है, यानी 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय, 2 एरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। पतली भित्ति वाले संरचना को हम आलिंद कहते हैं, एरिकल कहते हैं, और मोटी दीवार वाली संरचना को हम निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। यानी पतली दीवार को तो पतली दीवार होती है उसे तो हम आलिंद कहते हैं, और जो मोटी दीवार होती है उसे हम निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। फिर देखिए जो बायां निलय है, बायां निलय की जो दीवार होती है वो दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है या 2-3 गुना मोटी होती है। यानी बाएं निलय की दीवार दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है या 2-3 गुना मोटी होती है। अब देखिए दायालिंग और दायां निलय के बीच में जो पट पाया जाता है उसे हम त्रिवलन कपाट, उसे हम त्रिवलन कपाट कहते हैं, जिसे ट्राई कैस्पिड वाल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवलन कपाट या ट्राइकैस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसी प्रकार से बायालिंद और बाएं निलय के साइड में भी एक कपाट पाया जाता है, जिसे द्विवलन कपाट बाइकैस्पिड कहते हैं। इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं, इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इसके बाद में हार्ट की संरचना में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चालन तंत्र। क्या बोलते हैं? चालन तंत्र। ये जो चालन तंत्र होता है, इससे आवेग एक दूसरे अंग के बाद पहुंचते हैं चालन तंत्र के द्वारा। चालन तंत्र का निर्माण निम्न अंगों के द्वारा होता है। सबसे पहले है साम, एक इसको बोलते हैं साइनो एरिकल नोड, यानी कोटर आलिंद पर्व बोलते हैं इसको। उसके बाद है अंतर निलय तंतु। दूसरा जो भाग होता है वो होता है VAVN, आलिंद निलय पर्वत। चौथा जो आपके सामने होता है उसको बोलते हैं हिजबंडल। पांचवा जो आपके सामने होता है उसको बोलते हैं पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु। तो हार्ट की आंतरिक संरचना में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे
जिसे हम चालन तंत्र कनेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। चालन तंत्र का निर्माण कोटल आलिंद पर्व, साइनो एरिकल नोड, अंतर्निलय तंतु, आलिंद निलय पर्व और एरिकल वेंट्रिकल नोड, हिजबंडल और पुर्केंजे तंतुओं के द्वारा होता है। जब दाएं आलिंद में संकुचन प्रारंभ होता है तो दाएं आलिंद से जो आपके सामने संकुचन होते हैं वो सबसे पहले किसके पास पहुंचते हैं? कोटल आलिंद पर्व साइनो एरिकल नोड के पास पहुंचते हैं। कोटल आलिंद पर्व तंतु और आलिंद निलय पर्व तंतु के बीच में विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम अंतर निलय तंतु इंटर वेंट्रिकल फिलामेंट कहते हैं। इनसे आवेग होते हुए किसके पास आ जाते हैं? आलिंद निलय पर्व के पास आ जाते हैं। आलिंद निलय पर्व से जो आवेग होते हैं वो हिज बंडल में प्रवेश करते हैं। हिज बंडल से होते हुए आवेग या इंपल्स पुर्किंजे तंतुओं के पास पहुंच जाते हैं जिसका संबंध दाएं निलय की दीवार से होता है। तो आपके सामने जो आवेग होता है वो चालन तंत्र के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है। इसके बाद में हमने बताया कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो पट पाया जाता है उसे हमें दायां आलिंद निलय पट कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? दायां आलिंद निलय पट कहते हैं, जो रुधिर को दाएं आलिंद से दाएं निलय में आने देता है लेकिन वापिस वेग को या दाएं निलय से दाएं आलिंद में जाने से रोकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो रुधिर होता है दाएं आलिंद से कपाट खुलने पर दाएं निलय में चला जाता है लेकिन दाएं निलय से वापिस दाएं आलिंद में नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार से बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है जिसे बायां आलिंद निलय पट कहते हैं या कपाट कहते हैं। इस कपाट का कार्य भी इस कपाट के समान है। बाएं आलिंद से रुधिर बाएं निलय में जाता है लेकिन बाएं निलय से वापस बायां आलिंद में नहीं जाता है, तो इसको रोकने का कार्य बायां आलिंद निलय पट करता है। इसी प्रकार से दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में एक विशेष पट पाया जाता है जिसको हम अंतर आलिंद पट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार से दाएं निलय बाएं निलय के बीच में भी एक पट पाया जाता है जिसे अंतर निलय पट कहते हैं। पट और कपाटों का प्रमुख कार्य होता है शुद्ध अशुद्ध ऑक्सीजनित रुधिर और डी या विऑक्सीजनित रुधिर को पृथक पृथक या अलग अलग रखने का कार्य कपाट और पट का होता है, जो हमने पढ़ा है आपके सामने। तो आपने कपाटों के बारे में पढ़ लिया है। कई बार जब परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिविलन कपाट कहाँ पाया जाता है, तो दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिविलन कपाट पाया जाता है। बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विविलन या बाइगैस्ट्रिक कपाट पाया जाता है और द्विविलन कपाट को हम मिडल कपाट भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है हार्ट के आंतरिक संरचना। तो कई बार परीक्षा में देखो चालन तंत्र क्या है, कैसे निर्माण होता है, तो ये आप पढ़ेंगे कि इसका निर्माण 5 अंगों के द्वारा होता है। पहला है कोटल आलिंद पर्व साइनो एरिकल नोड जिसे संक्षेप में एसीएन कहते हैं। दूसरा जो आपके सामने है अंतर्निलय तंतु है। अंतर्निलय तंतु से आवेग आलिंद निलय पर्व में पहुंचते हैं जिसको ओरिकल वेंट्रिकल नोड कहते हैं। फिर इससे आवेग हिजबंडल में पहुंचते हैं। हिजबंडल से पुर्किंजे के तंतु और उसके बाद पुर्किंजे के तंतु से निलय की दीवार में पहुंचे जाते हैं। तो यह आपके सामने मानव के हार्ट के आंतरिक संरचना कंप्लीट हो गई। अगला जो अपना बिंदु है वह है रुधिर समूह। रुधिर समूह यानी कौन कौन से मानव में रुधिर समूह पाए जाते हैं, उसमें भी 2 भाग हैं। एक को एबियो तंत्र बोलते हैं, दूसरे को आरएच कारक बोलते हैं।
की वंशागति तो किसने बताई थी? उस वैज्ञानिक का नाम है बर्नस्टीन। यानी बर्नस्टीन ने रुधिर समूह की वंशागति बताई। और रुधिर समूह का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्ताणु की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन या एंटीजन के आधार पर रुधिर समूह को 4 वर्गों में बांटा। 4 वर्गों में बांटा। 4 वर्ग जो आपके सामने हैं उन्हें हम इस प्रकार से बोलते हैं। रुधिर समूह ए है, रुधिर समूह बी है, ए बी है, और लास्ट क्या है? और रुधिर समूह। और रुधिर समूह। तो देखिए आपके सामने प्रतिजन के अलावा एक और पाया जाता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो आपके सामने रक्ताणु की सतह पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। ठीक है। इसके अलावा देखिए रुधिर प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। इन दोनों के आधार पर रुधिर समूह को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है और वो है। इन तीनों को मिला दिया जाता है तो यहाँ पर बन जाता है एबियो तंत्र। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एबियो सिस्टम बोलते हैं या एबियो तंत्र बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा जो है इसमें उसको हम बोलते हैं आरएच कारक। दूसरा क्या है आपके सामने? आरएच कारक, आरएच फैक्टर या आरएच कारक। तो पहले देखिए ये जो रुधिर समूह है इसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? तो प्रतिजन तो देखिए आपके सामने इसमें उपस्थित होता है, पाया जाता है इसमें। बी रुधिर समूह में भी प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? बी रुधिर समूह में भी प्रतिरक्षी एंटीजन पाया जाता है। इसके बाद में ए बी जो आपके सामने है, यानी इसमें ए और बी समूह में बी, इसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन और रुधिर समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपके कि ए समूह जो होता है उसमें एंटीजन पाया जाता है, बी समूह में एंटीजन बी पाया जाता है, एबी समूह में एंटीजन एबी पाया जाता है, और रुधिर समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। यानी और रुधिर समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। फिर है प्रतिरक्षी। तो ए समूह में प्रतिरक्षी क्या पाया जाएगा? बी। इसमें तो कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाएगा? फर्स्ट में बी पाया जाएगा। और बी समूह में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो उसमें ए पाया जाएगा। एक दूसरे के विपरीत हो गया। इसके बाद में आपके सामने एबी जो समूह है उसमें कोई भी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। लेकिन जो और रुधिर समूह है आपके सामने उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। इसके बाद में यहां पर आता है कि कौन सा रुधिर समूह किसका रुधिर दे सकता है, किसको दे सकता है। तो देखिए आपके सामने दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक ग्रुप को हम बोल रहे थे ओ रुधिर समूह। क्या बोलते हैं? ओ रुधिर समूह। तो ओ रुधिर समूह को हम बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। रुधिर समूह को हम सार्वत्रिक दाता बोलते हैं क्योंकि ये सबको रुधिर दे सकता है। इसे भी रुधिर दे सकता है, बी को भी रुधिर दे सकता है, एबी को भी रुधिर दे सकता है,
एबी, जिसको हम सावत्रिक ग्राही, क्या बोलते हैं इसको, सावत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सावत्रिक ग्राही का समूह है एबी, और सावत्रिक दाता जो आपके सामने है और रुधिर समूह को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए आप। इसके बाद देखिए सभी को मिलाकर हम इसको हम क्या बोलते हैं, एबियो तंत्र, एबियो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने रुधिर समूह को कार्ल एंड स्टीनर ने यानी 4 वर्गों में बांटा। 4 वर्ग ए बी, एबी और रुधिर समूह होते हैं। बांटने का जो आधार था वो था रक्ताणु की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन एंटीजन। ठीक है, इनके आधार पर लैंड स्टीनर ने रुधिर समूह को 4 वर्गों में बांटा। फिर हमने पढ़ा कि एंटीजन, तो ए समूह में एंटीजन ए पाया जाता है, बी समूह में एंटीजन बी पाया जाता है, ए सब समूह के अंदर ए बी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन और रुधिर समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और रुधिर समूह में एंटीजन एब्सेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, तो ए रुधिर समूह में बी प्रतिरक्षी पाया जाता है, बी समूह में जो एंटीबॉडी है वो ए पाया जाता है, और आपके सामने एबी जो समूह होता है उसमें आपके सामने कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। प्रतिरक्षी क्या होता है इसमें, एब्सेंट। और रुधिर समूह के अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो इन सभी को हमने एबियो तंत्र कहा, ये कॉमन है, ये इसमें आ गया। और रुधिर समूह इसको हमने क्या बोल दिया, ओबियो तंत्र। ठीक है, एबी को सावत्रिक ग्राही कहते हैं कि ये सबका रुधिर ले सकता है जितने भी रुधिर समूह हैं। इसके बाद में और रुधिर समूह है उसको सावत्रिक दाता कहते हैं कि वो सभी को रुधिर समूह दे सकता है। रुधिर समूह की वंशागति किसने बताई थी, तो मैंने आपको बताई बर्न स्ट्रीम। किसने बताई थी, बर्न स्ट्रीम ने बताई थी कि रुधिर समूह के 4 वर्ग होते हैं। ये वर्गीकरण एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में कार्ल एंड स्टीनर ने बताया कि रुधिर समूह के अंदर एक क्रिया होती है जिसे हम आश्लेषण या संवहन कहते हैं। आश्लेषण या संवहन कहते हैं। एग्लूटिनेशन, क्या बोलेंगे इसको, एग्लूटिनेशन बोलेंगे, आश्लेषण या संवहन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है आपके सामने, प्राणी जो आपके सामने है वो प्राणी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राणी है, पर्सन फर्स्ट। दूसरा जो प्राणी है वो पेटु प्राणी है। इसमें आपके सामने ये है रुधिर दाता, क्या है ये, रुधिर दाता ब्लड डोनर है T1, और T2 जो आपके सामने है वो रुधिर ग्राही है। रुधिर दाता में, सावत्रिक दाता में आपने पढ़ा है रुधिर समूह वो है, इधर आपके सामने रुधिर समूह एबी है, सावत्रिक ग्राही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब P1 का, जैसे मान लीजिए P2 रोगी है और ये स्वस्थ है, P1 का रुधिर जब P2 को दिया जाएगा तो उससे पहले इनका रुधिर मिलान किया जाता है। रुधिर समूह का मिलान किया जाता है। रुधिर समूह का मिलान नहीं किया जाए और रोगी को रुधिर दे दिया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी एक प्राणी का दूसरे प्राणी को रुधिर एक्सचेंज करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के रुधिर समूह का मिलान करना चाहिए। अब देखिए आपके सामने कई बार क्या होता है, रुधिर समूह मिलान नहीं किया जाता है और P1 रुधिर प्राणी का रुधिर रोगी P2 को दे दिया जाता है, तो उसकी जो P2 रोगी है
उसकी जो आरबीसी है, आरबीसी आपस में परस्पर मिलकर गुच्छा चिपक कर क्या बना लेती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं। इस क्रिया को हम आश्लेषण, समन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। ऐसा होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा करने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो देखो आपके सामने ये हमारा हो गया एडियो तंत्र, ठीक है।